नमस्कार दोस्तों, प्रणाम दोस्तों। आप सबका सेवक अमित वशिष्ठ आपके सामने हाजिर है एक नई वीडियो लेकर। चैप्टर नंबर 4 NCERT क्लास 9 साइंस। दोस्तों तबीयत ख़राब चल रही थी, माफ़ी चाहता हूँ वीडियो नहीं डाल पाया। आज भी आवाज़ से लग रहा होगा कि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन हिम्मत बनी है तो वीडियो ज़रूर बनावांगे, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 4 है NCERT का। मैं दिख रहा हूँ यहाँ से चैप्टर नंबर, वैसे मेरा दिखना क्या ज़रूरी है। चैप्टर नंबर 4 है NCERT का, जिसका नाम है, चैप्टर का नाम एक बार वही देखते हैं। चैप्टर का नाम है जनाब स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम जो है वो चैप्टर का नाम है। हिंदी में बोलो तो परमाणु की संरचना। परमाणु की संरचना मतलब कैसे कैसे परमाणु बनया है। परमाणु की डेफिनेशन चैप्टर नंबर 3 में दे दी थी, जिसका नाम था एटम एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है जी। आज हम पढ़ेंगे कि ये एटम है वो कैसे कैसे बनया है, ठीक है भाई। पहले एटम की डेफिनेशन मैंने आपको पढ़ाई थी कि एटम क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, यानी एक छोटे से छोटा कण है जो भाग ले सकता है, विच कैन टेक पार्ट इन एनी केमिकल रिएक्शन, ठीक है जी। तो एटम क्या है, परमाणु क्या है। परमाणु ऐसा छोटे से छोटा कण है जो किसी भी रिएक्शन में भाग ले सकता है, ठीक है। पिछले चैप्टर तक देखो हम NCERT पढ़ रहे हैं कैसे। अब मान के चलो, मान लो साइंस शुरू हुई 1920 में, ऐसा हुआ नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे लेके चल रहा हूँ। 1920 में साइंस शुरू हुई और आज की साइंस है 2020 की, ठीक है। अब धीरे धीरे तो आगे बढ़ी होगी, समझ रहे हो ना। अभी सबसे पहले साइकिल का आविष्कार किया होगा भाई हम लोगों ने, ठीक है। उसके बाद ही तो गाड़ी बनी होगी, ठीक है भाई। गाड़ी बनी है, उसके बाद जैसे ट्रेन बनी है, ट्रेन के बाद भाई साहब जैसे हवाई जहाज बनी है, ठीक है ना। हवाई जहाज के बाद भी बढ़िया बढ़िया हवाई जहाज बने हैं। तो ऐसे धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की। वैसे ही हम NCERT के हिसाब से पढ़ रहे हैं कि धीरे धीरे साइंस ने कैसे तरक्की की है, वैसे ही चैप्टर्स बनाए गए हैं, ठीक है। ये चीज़ है तो ध्यान रखना है। अब जो चैप्टर नंबर 3 में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अपना एटम है वो इंडिविजिबल है। इंडिविजिबल कहो या अविभाज्य, मतलब जिसका विभाजन करना संभव नहीं हो, जिसके टुकड़े करने संभव नहीं हो। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की और साइंस ने जाना कि एटम को विभाजित किया जा सकता है, एटम को तोड़ा जा सकता है। आप सब ने देखा होगा कि जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटॉमिक बॉम्ब गिराया था, समझ रहे हो। तो एटम के टुकड़े होने के बाद ऊर्जा उत्पन्न हुई थी, वही तो एटॉमिक बॉम्ब का स्ट्रक्चर है, एटॉमिक बॉम्ब का सिद्धांत है। तो एटम के टुकड़े करना संभव है। तो वो टुकड़े कौन कौन से होते हैं। एटम के 3 टुकड़े बोले गए। पहला टुकड़ा बना इलेक्ट्रॉन, दूसरा बना प्रोटॉन और तीसरा बना न्यूट्रॉन। लेकिन ये बात भी सही नहीं है कि एटम के 3 ही टुकड़े हैं भी। एटम को अगर तोड़ा गया है तो 27 तरह के कणों में टूटता है। 3 कहना उचित नहीं है। अगर मैं कहूं 3 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये तो मेन है। वैसे तो एटम जो है वो 27 तरह के कणों में टूटता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक है ना। उसके बाद मीजोन है, उसके बाद पियोन है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारे हैं। तो ऐसे करके 27 हैं। लेकिन हमको जो पढ़ने हैं वो 3 ही पढ़ने हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है भाई। इलेक्ट्रॉन जो होता है साथियों, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। हिंदी में बोलूं तो धनात्मक आवेश होता है, ठीक है। सॉरी, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है वो नेगेटिव चार्ज यानी ऋणात्मक आवेश होता है। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर नो चार्ज यानी कोई भी चार्ज नहीं होता।
अब समझेंगे, अब आपने क्या समझा एक बार मैं फिर बता देता हूं। एटम जो है, पहले आपने पढ़ा एटम के टुकड़े करना संभव नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि एटम के टुकड़े करना संभव है। एटम को 27 तरह के टुकड़ों में बांटा जा सकता है, जिसमें से 3 टुकड़े मेन हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज होता है। ये कैसे खोज हुई मैं आगे पढ़ाऊंगा, फिलहाल एक बार बेसिक सा स्ट्रक्चर बता देते हैं कि चैप्टर क्या है। प्रोटॉन की खोज कैसे हुई है इसी क्लास में बताएंगे थोड़ी देर बाद। प्रोटॉन, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज यानी धनात्मक आवेश होता है। न्यूट्रॉन जो है उसके ऊपर नो चार्ज यानी कोई भी चार्ज नहीं होता है। अब सवाल ये है साथियों कि ये जो आवेश शब्द है, आवेश शब्द है, वो आवेश का मतलब क्या है, यानी अंग्रेजी में बोले तो चार्ज का मतलब क्या है। आप सबने बचपन में खुरापात की होगी, कंगा है, हाँ कंगा नहीं है, चलो कोई नहीं। जैसे आप कंगे को अभी आप घर पे करके देखना, कंगे को ऐसे सिर पे रगड़ के देखना, जैसे धीरे धीरे आप कंगे को सिर पे रगड़ोगे, उसके बाद छोटे छोटे कागज के टुकड़े लेना और उन कागज के टुकड़ों के पास कंगे को लेके जाओगे तो कंगा उनके कागज के टुकड़ों को अपनी तरफ खींच लेगा। समझ रहे हो? तो यही प्रॉपर्टी, पदार्थ की ऐसी प्रॉपर्टी, पदार्थ का ऐसा गुण जिसके कारण वो चीजों को या तो अपनी तरफ खींचता है, समझ रहे हो, या अपने से दूर भगाता है, उसी को आवेश यानी चार्ज कहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आवेश क्या है? पदार्थ की एक प्रॉपर्टी है, पदार्थ का एक गुण है जिसके कारण ये चीजों को या तो अपनी तरफ खींचेगा या अपने से दूर भगाएगा। बात समझ में आई? या तो अट्रैक्ट करेगा या फिर रिपेल करेगा, ये चीज है। ठीक है भाई, तो ये आपने क्या पढ़ा है? इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन है पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रॉन है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इन तीन जो कणों को हम सब एटॉमिक पार्टिकल भी बोलते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई भाई? सब एटॉमिक पार्टिकल्स, या हिंदी में बोलोगे तो उप आणविक कण, उप आणविक कण, या इसको परम आणविक कण भी बोलते हैं। ठीक है भाई, ये चीज है। बात समझ में आई है या नहीं आई? हर एक एटम के पास ये 3 कण जरूर होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परंतु हाइड्रोजन एक अकेला ऐसा एटम है, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन भी है साथियों, और हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन भी है, लेकिन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है। बात समझ में आई है या नहीं आई है? आपसे सवाल किया जा सकता है कि ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो आप कह सकते हो हाइड्रोजन के पास नहीं है। बात समझ में आई है नहीं आई है? हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है और 1 प्रोटॉन होता है। तो यह सवाल भी बन सकता है, ऐसा कौन सा एटम है जिसके पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन और केवल 1 प्रोटॉन है? तो वो सवाल का उत्तर क्या होगा? हाइड्रोजन। बाकी जो एटम है जैसे कार्बन है, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये जितने भी बाकी एटम एलिमेंट्स हैं, इनके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत सारे प्रोटॉन। उनकी संख्या कितनी है मैं धीरे धीरे आपको बताता रहूंगा। फिलहाल ये जानना है कि हाइड्रोजन खास है, बहुत ज़्यादा खास है, धीरे धीरे समझ आएगा। इसीलिए हम इसके ऊपर ही एटॉमिक मास की चर्चा करेंगे, इसके ऊपर ही हम सारी चर्चाएं करेंगे। एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज़ का, उसके बाद हमें आगे पढ़ना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है, प्रोटॉन की खोज किसने की और न्यूट्रॉन की खोज किसने की। चल गई साथियों, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है एटम के बारे में। आप लोगों ने पढ़ा कि एटम जो है उसके सब एटॉमिक पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जानो, देखो अगर ये मान लो ये एटम है गोल गोल, ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। सेंटर होगा मतलब कहाँ होगा? सेंटर बीच में ही तो होगा। तो इस सेंटर के अंदर होता है पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन, ठीक है भाई, और प्लस में इसके अंदर होता है न्यूट्रॉन। इतनी बात का ध्यान रखना है। सेंटर के अंदर क्या होता है? एक तो प्रोटॉन होता है और एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन के अंदर P फॉर पॉजिटिव, तो पॉजिटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के अंदर कोई चार्ज नहीं होता, 0 कह सकते हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं एटम के अंदर? तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल दायरे बने हुए हैं, ऐसे गोल दायरे बने हुए हैं। इन गोल दायरों के अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। बात समझ में आई या नहीं आई? आपसे पूछा जाए सवाल,
खोज पढ़ेंगे आगे कैसे कैसे हुई है। फिलहाल ये याद करो कि जो सेंटर है एटम का, उस सेंटर के अंदर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं यानी नेगेटिव जो चार्ज होता है वो घूमता रहता है कहाँ, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ। ठीक है, अब चारों तरफ ऐसे नहीं घूमता जैसे आप बाजार में घूमते रहते हो, ये एक सेल जैसे गोल दायरा बना हुआ है, इसी गोल दायरे के अंदर घूमेंगे, समझ रहे हो। जैसे पहली जो सेल उसमें 2 घूमेंगे, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, पहली के अंदर 2 घूमते हैं, इन्हीं को और सेल बोलते हैं या सर्कुलर पाथ बोल सकते हैं। ठीक है भाई, समझ आया है या नहीं आया, शाबाश। अब अगली जो चीज है वो समझने की साथियों, एक चीज और समझो। अब आपके मन में आया होगा कि एटम के अंदर चार्ज कैसा होता है, एटम के ऊपर चार्ज कैसा होगा। देखो, एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी उतना होता है और नेगेटिव चार्ज भी उतना होता है, तो एक एटम ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो न्यूट्रल ही होता है। बात समझ में आई या नहीं आई। अब मान के चलो, अगर मैं एक एटम हूं, मेरे इस तरफ नेगेटिव चार्ज है और इस तरफ पॉजिटिव चार्ज है, तो इसका मतलब ओवरऑल मेरे शरीर पर कैसा चार्ज है, मेरे शरीर पर कोई भी चार्ज नहीं, तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही नेगेटिव चार्ज है। बात समझ रहे हो, ये कहानी थी। अब हम समझते हैं कि डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई। बात समझ रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन की खोज एक बहुत ही प्यारे साइंटिस्ट ने की थी जिसका नाम है जे थॉमसन। और आपसे सवाल पूछा जाए कौन से साल में की थी, तो वो की थी 1897 में। बहुत सी किताबों में 1898 भी दिया गया है, वो आप पेपर के हिसाब से तय करना। एनसीईआरटी 1897 कह रही है। ठीक है, किसने खोज की, जे थॉमसन ने। कैसे की भाई, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के जरिए। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है वो मैं आपको समझाता हूं। इसने क्या किया, एक सेल ली, एक ट्यूब ली, ठीक है, ट्यूब हिंदी में बोलो नली ली, एक नली, नलकी बोलो हरियाणी में, नलकी ली, जिसका नाम इसने रखा डिस्चार्ज ट्यूब। क्यों डिस्चार्ज ट्यूब क्यों बोला, क्योंकि इस ट्यूब के ऊपर कोई भी चार्ज, कोई भी आवेश नहीं था। बात समझ में आई है। इस ट्यूब के अंदर भाई साहब ने एयर डाली, हवा भरी, ठीक है भाई। अब वो हवा कैसे, लो प्रेशर पे, बहुत ही कम प्रेशर रखा इसने, बहुत ही कम दबाव रखा। अब इसको एक बैटरी से जोड़ दिया बंदे ने, इसको एक बैटरी से जोड़ दिया, ऐसे जोड़ दिया बैटरी से, ठीक है भाई। अब बैटरी से जोड़ा इसने तो 1000 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया। तो कहने का मतलब क्या समझ में आया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर इसने भाई साहब ने एयर ली। कौन भाई साहब, हमारे जे थॉमसन जी ने क्या किया, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एयर ली, बहुत ही कम प्रेशर लिया और ज्यादा हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई। मतलब 1000 वोल्टेज बहुत ज्यादा है, 1000 वोल्ट की बिजली पास करवाना, यानी बहुत ज्यादा वोल्ट की डिग्री जो बिजली है वो पास करवाई। उसके बाद हुआ क्या, देखो एक चीज, इधर कैथोड मतलब नेगेटिव चार्ज होता है और एनोड का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज। मतलब हिंदी में समझ लो, जो है डोरी है ना, डोरिया, ठीक है, इसमें का जो चार्ज जागा वो नेगेटिव जागा और उसको बोलते हैं कैथोड। ये एक रोड जैसी होती है, वो आगे समझेंगे। और इधर से जाता है पॉजिटिव चार्ज, इसको बोला गया एनोड। समझ रहे हो भाई। तो हुआ क्या, इन्होंने एक चीज देखी कि वास्तव में ये कैथोड रे नहीं है, तरंग नहीं है, ये एक पार्टिकल है। अब पता कैसे लगा पार्टिकल है, हवा के बीच में एक पंखा सा लगा दिया, ठीक है। अब जैसे ये रे इससे टकराई तो ये पंखा घूमने लगा। अब घूमने का मतलब क्या है कि ये कुछ ना कुछ रे के अंदर है। अगर वैसे ही होती तो रे पास कर जाती ना, समझ रहे हो ना। अभी अगर ये हाथ मान लो दिखता नहीं है, अब ये मार्कर आ रहा है, ठीक है, और मार्कर के लग रहा है, तो इसका मतलब बेशक दिखे ना लेकिन है तो कुछ ना कुछ, समझ रहे हो। अब इसीलिए कैथोड नेगेटिव चार्ज होता है, इसीलिए कैथोड वाले पार्टिकल्स को क्या मान लिया गया, इलेक्ट्रॉन मान लिया गया। अब मैं गहरे तौर पे नहीं समझना, इसीलिए मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की, कौन से एक्सपेरिमेंट से, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से। बात समझ में आई है, शाबाश। उसके बाद हमारे पास समझने लायक बात यह है कि जो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ उसके बाद ये तो चीज समझ आ गई कि जो कैथोड रेज होती हैं वो वास्तव में और कुछ नहीं, वो इलेक्ट्रॉन होती हैं, ठीक है भाई।
क्या होती हैं? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को साइन दिया गया ई का और उनके ऊपर निशान लगाया गया माइनस का। क्यों? ई फॉर इलेक्ट्रॉन और माइनस का मतलब है माइनस चार्ज यानी नेगेटिव चार्ज। समझ रहे हो? अब चार्ज क्या ज्ञात किया गया? उससे पहले मास ज्ञात किया गया इलेक्ट्रॉन का। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो होता है 1/1840 U। क्या होता है? 1/1840 U। अब ये U क्या है वो समझना है। ठीक है, अब मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मास होता है साथियों वो होता है 1 U। बात समझ रहे हो? क्या होता है? 1 U। तो हाइड्रोजन के मास के हिसाब से अगर पूछा जाए तो आप बताओगे 1/1840 U। यानी अगर एक एटम लोगे हाइड्रोजन का और उसका आप बटे में रख दोगे कितना? 1840, तो उसका मतलब क्या होगा? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल आएगा। समझ में आया या नहीं आया? ठीक है, अब आपसे पूछा जाए, अब एक चीज का और ध्यान रखना है। चलो एक बार ये देखो, एब्सोल्यूट मास। वैसे तोल के देखो, अगर तखड़ी के अंदर तखड़ी बाट रख के देखो, तोल के देखोगे तो मास कितना निकलेगा इलेक्ट्रॉन का? तो निकलेगा 9 × 10⁻⁻28 ग्राम। 1 ग्राम बहुत ज्यादा कम होता, 1 ग्राम देखो कितना कम हो है, लेकिन 9 × 10⁻⁻28 तो और ज्यादा कम है। इतना कम मास होता है एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कि हम अगर ये कहें इग्नोर कर दो तो बेशक कर दो। बात समझ रहे हो? आप खुद बताओ। 3 2 5 1 लाख किलो के आगे 1 ग्राम मास को आप कह सकते छोड़न है। अगर 1 लाख रुपये हो और उसके आगे अगर 1 पैसा हो तो आप कहोगे छोड़न है, 1 पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। बात समझ रहे हो? वैसे ही इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है बहुत ज्यादा कम होता है, बहुत ज्यादा, उसको इग्नोर कर सकते हो। तो इस हिसाब से क्या समझ आया आपको कि जो हाइड्रोजन होता है, आपने पढ़ा हाइड्रोजन जो होता है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, लेकिन उसके अंदर न्यूट्रॉन नहीं होता। अब इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको आपने इग्नोर कर दिया, बहुत ही कम होता है। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है वो सिर्फ किसके कारण होता है? प्रोटॉन के कारण होता है। बात समझ में आई है या नहीं आई? बात समझ रहे हो? या कोई भी एटम हो दुनिया का, उसका जो मास होता है वो किसके कारण होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के कारण होता है। वो आगे समझेंगे। फिलहाल ये समझो हाइड्रोजन जो है उसका मास किसके कारण हुआ है? प्रोटॉन के कारण, क्योंकि उसमें तो न्यूट्रॉन है ही नहीं। समझ में आया है या नहीं आया? ठीक है, अब एब्सोल्यूट मास मतलब ग्राम के हिसाब से लोगे, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर रिलेटिव मास बोलो इसको, ये रिलेटिव मास बोलना पड़ेगा। रिलेटिव मास किसके अकॉर्डिंग होता है? हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग। समझ में बात आई है या नहीं आई? समझ रहे हो ना? ठीक है, एक चीज का और ध्यान रखना है, इसके अंदर न्यूट्रॉन तो है ही नहीं। ठीक है भाई, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज का सारा फंडा कहां से आया? हाइड्रोजन से ही तो आया। तभी तो मैं बोल रहा था कि हाइड्रोजन इंपॉर्टेंट है। अब चार्ज कितना होता है? 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। कुलाम बोलते हैं हिंदी में। तो कुलाम जो है वो चार्ज की यूनिट है। ठीक है भाई, चार्ज की यूनिट। आपसे मैं पूछ रहा हूं, ऐसा यूनिट तो कुलाम है, लेकिन सीजीएस यूनिट क्या है चार्ज की? आप कमेंट करके बताओगे। ठीक है भाई, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा सीजीएस और ऐसा यूनिट में डिफरेंस क्या है। ठीक है, चार्ज क्या है? 1.6 × 10⁻⁻19 कुलाम। लेकिन हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग देखें, हाइड्रोजन के ऊपर देखो कितना चार्ज है भाई। आप बताओ हाइड्रोजन के ऊपर कितना चार्ज है? 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन पे। ठीक है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन है तो कितना? 1, और 1 भी कैसा? माइनस का। बात समझ में आई है? तो हाइड्रोजन के अकॉर्डिंग -1 चार्ज होता है 1 इलेक्ट्रॉन पे। बस ये हो गया। रिलेटिव चार्ज क्या होता है? -1। समझ में आई या नहीं आई? आया है या नहीं आया समझ? पक्का बता दियो। ठीक है, अब बात करते हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन की खोज किसने की? प्रोटॉन की खोज की ई गोल्डस्टीन नामक साइंटिस्ट ने। बिल्कुल जैसे इन्होंने कैथोड रे से खोज की थी इलेक्ट्रॉन की, वैसे ही गोल्डस्टीन नाम का जो साइंटिस्ट है उसने एनोड रे एक्सपेरिमेंट किया वैसे ही, और इन्होंने खोज कर दी किसकी? प्रोटॉन की। अब सवाल ये बनता है कि जब इन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया तो जो कैथोड की जो डिस्चार्ज ट्यूब थी उसके अंदर कलर कैसा आया? तो उसके अंदर ग्रीन कलर बनाया था भाई। कैसा कलर बनाया था? ग्रीन कलर। जैसे ये था ना, ऐसे चार्ज जाके इकट्ठा हुआ ना, तो इधर ऐसे कैसा कलर बना? ग्रीन कलर बना। समझ रहे हो? और ऐसे इन्होंने वो डिस्चार्ज ट्यूब लगाई तो उसके अंदर इधर कलर बनाया था, वो रेड कलर बनाया था। ठीक है, पूछ सकता है, कितना भी डिटेल में पूछो हम लोग बताएंगे, लेकिन मैं आपको धीरे धीरे आगे लेके जाऊंगा। ठीक है,
एक ही बार में अगर मैं सारी डिटेल आपको दूंगा तो समझ नहीं आएंगी चीज़ें, फिर फायदा क्या है एनसीईआरटी करवाने का, ठीक है ना जी। अब एक चीज़ देखो, प्रोटॉन इन्होंने बनाया बाय रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हाइड्रोजन। हाइड्रोजन से अगर आप लोग एक इलेक्ट्रॉन को हटा दोगे तो प्रोटॉन बन जाएगा। कैसे, आप खुद बता दोगे। देखो आप बताओ भाई, हाइड्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन कितने, आप कहोगे सर एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन कितने, आप कहोगे सर एक प्रोटॉन है। समझ रहे हो। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितने, आप कहोगे जी 0 न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं होते सर जी, ठीक है ना। अब अगर मैं हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बच जाएगा। समझ रहे हो। तो सीधी सीधी डेफिनेशन होगी कि प्रोटॉन कैसे बनते हैं। सॉरी भाई साहब, हाइड्रोजन से अगर आप लोगों ने इलेक्ट्रॉन हटा दिया, न्यूट्रॉन तो था ही नहीं, बच गया क्या, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का निर्माण साथियों कैसे होगा, प्रोटॉन का निर्माण होता है हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को हटाकर। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, पक्का ही है, शाबाश। अब उसके बाद है जो प्रोटॉन का मास है, प्रोटॉन का मास कितना होता है। अरे आप लोग खुद बता दोगे प्रोटॉन का मास कितना है। अब आप ये बताओ, न्यूट्रॉन होता ही नहीं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हाइड्रोजन का जो मास था वही तो प्रोटॉन का मास होगा या नहीं होगा, ठीक है ना जी। तो मास ऑफ हाइड्रोजन ही क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। आपसे अगर पूछा जाए कि सबसे हल्का प्रोटॉन बताओ, ऐसा एटम बताओ जिसमें सबसे हल्का प्रोटॉन पाया जाता है, तो आपका जवाब होगा हाइड्रोजन। क्यों, इसमें एक ही तो प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन का वेट तो ग्रेविटी आ जाती है, उस प्रोटॉन का मास जो है वो कितना होगा, हाइड्रोजन के एटम जितना ही होगा। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई, समझ रहे हो क्या, शाबाश, ठीक है। अब समझने की बात है, अभी आपने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन का मास है 1/40 ऑफ किसका, हाइड्रोजन। तो सीधी सी बात है 1/1840 गुणा में इलेक्ट्रॉन का मास बराबर होगा किसके, मास ऑफ प्रोटॉन। बात समझ में आई है नहीं आई, समझे ओके। यानी इलेक्ट्रॉन का आपने कही थी 1/1840 ऑफ हाइड्रोजन, समझ रहे हो। तो हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा, इसके गुणा में 1840 चला जाएगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन गुणा में 1840। समझ में बात आई है नहीं आई, समझ रहे हो। इसका चार्ज था -1, उसी प्रकार इस पर चार्ज हो जाएगा +1। बात समझ में आई है। प्रोटॉन दिखाया जाएगा किसते, p ते, ठीक है, और ऊपर चार्ज के चढ़ेगा प्लस। इतनी बात समझ में आई है, जमा आसान चीज है। एब्सोल्यूट मास पूछा अगला तो 1.6 गुणा में 10⁻⁻24 ग्राम, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई। चार्ज पूछ है तो ठीक है, इसको ऊपर था 1.6 गुणा में 10⁻⁻19, यो था माइनस का, और इसके ऊपर पूछा था 1.6 गुणा में 10⁻⁻19, और यो है प्लस का, और इसकी भी यूनिट कूलाम में रहेगी। कूलाम क्यों रहेगी, चार्ज किसे का भी हो कूलाम में ही गिना जाएगा। इतनी बात समझ में आई है, रिवाइज करवा दियो एक बार। चलो देखो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी है, जे थॉमसन ने। कद करी है 1897 में। कई किताब कितना बताओ, 1898। ठीक है भाई। कौन सा एक्सपेरिमेंट तक करी है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट बना आपने बताया था क्यों है, ठीक है। उसने देखा कि कैथोड रे वास्तव में रे नहीं है, ये कोई ना कोई नेगेटिव चार्ज है, और उसे नेगेटिव चार्ज का नाम दिया भाई साहब ने इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद देखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना मास हो है। तो सबसे पहले हमने देखा कि हाइड्रोजन में कितना मास, हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है, जिसके कारण इसका मास बना 1 U, और उसका 1/1840 कर देंगे तो अपना मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ठीक है भाई। अगर एब्सोल्यूट मास अगर ग्राम में काउंट करोगे तो 9 × 10⁻⁻28 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चार्ज देखोगे, चार्ज है माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अगर रिलेटिव मास हाइड्रोजन का अकॉर्डिंग देखोगे तो -1। इसका उल्टा जो है वो प्रोटॉन में होगा। क्या होगा भला, गोल्डस्टीन ने खोज करी, उसकी कैथोड से करी थी, इसकी एनोड रे एक्सपेरिमेंट से करी थी।
बनता कैसे है? अगर आप हाइड्रोजन के एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकाल दोगे तो बचेगा क्या? प्रोटॉन ही बचेगा, क्योंकि न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं उसमें। ठीक है भाई, 1840 गुना होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, ये आपने याद करना ही है। ठीक है, तो एक बार इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन की खोज की, सॉरी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो कर लिया, न्यूट्रॉन की खोज की तरफ। साथियों माफी चाहूँ हूँ, वीडियो थोड़ी सी लेट होने लग रही है, लेकिन आज कोशिश करी है, आज थोड़ी बोलने में परेशानी है, कल की वीडियो आओगी और बड़ी आया होगी भाई। साथियों बिल्कुल छोटा सा टॉपिक और रह गया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन की खोज कैसे हुई? कैसे हुई इसे पहले जानेंगे। किसने करी? जेम्स चैडविक नाम के साइंटिस्ट ने करी थी 1932 में। किसने? चैडविक नाम के साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूट्रॉन की खोज करी। कब करी? साल 1932 में। कैसे की? बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कैसे की देखो, आपने देखा है कि एक एटम जो है उसके 3 मेन पार्टिकल हैं, 3 सब एटॉमिक पार्टिकल है, 3 छोटे टुकड़े हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन साथियों, दूसरा है अपना देखा प्रोटॉन, और तीसरा है न्यूट्रॉन। लेकिन न्यूट्रॉन की अभी खोज नहीं हुई है। कैसे हुई वो देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो है उसके अंदर जो मास है बहुत ही कम होता है। बहुत ही कम मतलब सबसे छोटा एटम है हाइड्रोजन का, और हाइड्रोजन के एटम का भी 1/1840 अगर मास कर दोगे तब जाके इलेक्ट्रॉन का मास है। तो इलेक्ट्रॉन के मास को तो इग्नोर कर दिया भाई, ये तो हो चाहे ना हो, मास इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। सारा खेल अब तक था प्रोटॉन के ऊपर, समझ रहे हो। अब एक दिन साइंटिस्ट ने देखा कि कार्बन नाम का एक खतरनाक एटम है। खतरनाक तो क्या है, नॉर्मल एटम है एक। ठीक है, कार्बन के पास 6 तो इलेक्ट्रॉन थे दोस्तों, और 6 थे प्रोटॉन। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन का जो मास है उसको हमने अब तक इग्नोर किया। भाई इसका हो चाहे ना हो क्या फर्क पड़ता, बहुत ही ज्यादा हल्का है ये तो 6 प्रोटॉन का कितना होगा? एक प्रोटॉन के अंदर कितना था? 1U। आप लोगों ने पढ़ा है, समझ रहे हो भाई। एक प्रोटॉन के अंदर मास है बराबर है मास ऑफ हाइड्रोजन, समझ रहे हो। और हाइड्रोजन के अंदर कितना था? 1U, समझ रहे हो। तो एक प्रोटॉन का 1U, तो 6 प्रोटॉन का कितना हो जाएगा? 6U। लेकिन वास्तव में जब वहां पे आ गया तो एक कार्बन का जो मास मिला वो 12U मिला, समझ रहे हो। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर तो था ही नहीं, बहुत था तो लेकिन बहुत कम था, समझ रहे हो। बहुत कम, इग्नोर कर दिया, ना का बराबर है, नेग्लिजिबल है। अब प्रोटॉन में 6U, तो ये बाकी 6U कहां से आ गया? तब साइंटिस्ट ने माना ये जो बाकी 6 है मेरे भाइयों वो न्यूट्रॉन का है। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ रहे हो। तो वहां से ये थ्योरी मानी गई कि वास्तव में एक एटम जो है उसका जो सेंटर होता है उसके अंदर प्रोटॉन भी है और प्लस में न्यूट्रॉन भी है। तो ये जो 12U मास है, किसका एटॉमिक मास है कार्बन का, वो कैसे हुआ? 6 तो प्रोटॉन है और 6 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से एक धारणा, यहां से एक स्पष्टीकरण ले लो कि जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही एक एटम के अंदर क्या होंगे? न्यूट्रॉन होंगे। बात समझ रहे हो। और उन दोनों के मास को मिलाकर ही एटम का मास निर्धारित किया जाएगा और उसी को बोलते हैं एटॉमिक मास। इतनी समझ में बात आई है नहीं आई? समझ रहे हो के? पक्का, शाबाश। यहां से एक चीज और देखनी है। आपने देखा कि हाइड्रोजन अकेला ऐसा एलिमेंट है, अकेला ऐसा एटम है जिसका इलेक्ट्रॉन तो है, उसके पास प्रोटॉन तो है, लेकिन जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता। तो यहां से भी ये बात ध्यान रखनी है कि हाइड्रोजन से आगे बढ़े तभी इसकी जाके खोज हुई थी। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई? पक्का आई है, शाबाश। अब देखो मास ऑफ न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन का मास कितना है? बराबर ही तो अभी आपने देखा है कि मास ऑफ प्रोटॉन बराबर है मास ऑफ न्यूट्रॉन, समझ रहे हो। अगर न्यूट्रॉन का 1U है, सॉरी प्रोटॉन का अगर 1U है तो न्यूट्रॉन का भी क्या होगा? 1U, बराबर ही होगा। समझ रहे हो क्या? ठीक है ना। वो पढ़ा था ना 1.6 × 10⁻⁻24। अगर इसका इतना है तो इसका भी इतना ही रहेगा, बराबर रहेगा दोनों का। चार्ज जो है, आवेश क्या है न्यूट्रॉन के ऊपर? न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं होता। ना तो ये नेगेटिव होता है और ना ये पॉजिटिव होता है, ये तो बिना ही चार्ज का होता है। बात समझ में आई है या नहीं आई? आई है कि पक्का? तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में अगले टॉपिक से लेकर चलेंगे क्या?
कि ये तो आज की बात करी है, लेकिन धीरे धीरे कैसे विकास हुआ। पहले साइंटिस्ट्स ने, रदरफोर्ड नामक साइंटिस्ट था, जे थॉमसन था, इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, तब जाके हमारे पास ये जानकारी आई है। ठीक है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। देखो जी, साइंस क्या है? साइंस असफलताओं की ऐसी कहानी है जो सफलता की तरफ लेके जाती है। साइंस से हमें सीखने को मिलता है कि अगर असफलताएं ना हुई होती तो सफल ना हुए होते हम आज के दिन। ठीक है जी, ये है आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।